नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम में बात राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के विस्तार से जुड़े सवाल की। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद PV मिथुन रेड्डी ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की तर्ज पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का विस्तार करने का विचार है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना के लिए संभावित स्थलों को चिन्हित किया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने ऐसे संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए रोड मैप 2030 तक के लिए तैयार किया गया है। वाणिज्यिक तौर पर विचार करने के आधार पर स्थल चिन्हित करना संबंधित कंपनियों का विशेषाधिकार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण के लिए EIA अधिसूचना 2006 की प्रयोजनीयता पर स्पष्टीकरण के संबंध में 28 जुलाई 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर रहे स्टैंड अलोन संयंत्रों को EIA अधिसूचना के प्रावधान के अंतर्गत पूर्व में EC के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भारतनेट परियोजना के साथ OFC से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का 2.5 लाख गांवों को डिजिटल गांव में परिवर्तित करने के लिए भारतनेट समर्थित संपर्क के प्रभावी उपयोग के माध्यम से विस्तार करने का विचार है? अगर हाँ, तो महाराष्ट्र में जिलावार कितने गाँव को शामिल किए जाने का लक्ष्य है? महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है? चालू किए गए फाइबर टू द होम कनेक्शनों की संख्या और अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए वाईफाई हॉटस्पॉट की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की 27,939 ग्राम पंचायतों सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों, लगभग 2,65,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना के चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। अक्टूबर 2024 के अंत तक भारतनेट के अंतर्गत महाराष्ट्र में 85,290 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारतनेट के अंतर्गत महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का और चालू किए गए फाइबर टू द होम कनेक्शनों की संख्या का जिलावार ब्यौरा डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतनेट के अंतर्गत राज्य की कुल 12,054 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है दूरसंचार के लिए आयात निर्भरता को कम करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पूनमबेन माडम ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि क्या देश दूरसंचार नेटवर्किंग उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठा रहा है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? देश में दूरसंचार विनिर्माण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार देश में दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम जून 2021 में शुरू की गई थी। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: 12,195 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय, कुल 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, प्रोत्साहन 4 से 7% तक, पहले 3 वर्षों के लिए MSME के लिए 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन,
भारत में डिजाइन किए गए उत्पादों के लिए 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 30/9/2024 की स्थिति के अनुसार पीएलआई के तहत विनिर्मित दूरसंचार उपकरणों के लिए 12,384 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 65,320 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है। इसके अलावा स्वदेशी दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें TTDF यानी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि स्कीम TTDF स्कीम 1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित करना था। DCIS यानी डिजिटल संचार नवाचार केंद्र स्कीम DCIS स्कीम वर्ष 2021 में इंजीनियरिंग में नवीन विचारों और ज्ञान के पायलट स्केल ऑपरेशन, फील्ड परियोजन या व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकास में अंतरण का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2020 को मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों सहित विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के विनिर्माण में शामिल वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2020 को उन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिन्हित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, ATMP यूनिट, विशेष उप असेंबलियों और उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं। संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्कीम। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था ताकि प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखला के साथ देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड्स, प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुख सुविधाओं के साथ ही विश्व स्तरीय अवसंरचना के विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। ये स्कीम पूरे देश में EMC परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अपने जवाब में आगे उन्होंने जानकारी दी कि दूरसंचार उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2014-15 के 9,978 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,49,563 करोड़ रुपए हो गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्रारूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर से। इस सवाल को लोकसभा सांसद विजय बघेल और शंकर लालवानी ने पूछा। उन्होंने परमाणु विभाग से जानना चाहा कि प्रारूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर की क्षमता का ब्यौरा क्या है और रिएक्टर के कब तक कार्यात्मक होने की संभावना है। आने वाले दशक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की चुनौतियों का सामना करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका क्या होगी। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर का कमीशन पूरा होने पर परियोजना 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। PFBR के 2025 के अंत तक प्रचालनरत होने की उम्मीद है। नाभिकीय ऊर्जा 24/7 उपलब्ध आधार भार बिजली का स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। इसमें अपार संभावनाएं हैं और ये देश को संधारणीय तरीके से दीर्घकालिक ऊर्जा संरक्षा प्रदान कर सकती है। चल रहे नाभिकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षा की दोहरी चुनौतियों का सामना करना और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य की दिशा में बदलाव लाना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल और दर्शन सिंह चौधरी ने। इन सांसदों ने रेल मंत्री से पूछा कि अमृत भारत स्टेशन योजना की विशेषताएं क्या है। क्या सरकार ने देश में विशेषतः झारखंड, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। योजना के तहत कितने स्टेशनों को सम्मिलित या पुनर्विकसित किया गया है। इन स्टेशनों से भारतीय रेल में बेहतर यात्री अनुभव किस प्रकार मिलेगा। क्या यात्री सुविधा में सुधार के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन की लोकल ट्रेनों में यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्टेशन, महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन और झारखंड में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच, परिचालन क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों, स्वचालित सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाईफाई, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए
कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है। इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से और व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी मॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर बनाने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 57 स्टेशन झारखंड राज्य में, 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में और 80 स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य होशंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 स्टेशनों सहित यहाँ स्थित है। झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित स्टेशनों के नाम इस तरह से हैं। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आवंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष 53 ग्राहक सुविधाएं के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवार रखा जाता है, न कि कार्यवार या स्टेशनवार या राज्यवार। झारखंड राज्य 3 क्षेत्रीय रेलों, पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन 1626 करोड़ है। महाराष्ट्र राज्य 4 क्षेत्रीय रेलों, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए 2024-25 के लिए आवंटन 4406 करोड़ है। मध्य प्रदेश राज्य 7 क्षेत्रीय रेलों, मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन 6339 करोड़ रुपए है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि साधारण और गैर वातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने के मकसद से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना में मौजूदा नीति के अनुसार 22 सवारी डिब्बों की एक गाड़ी में 12 साधारण श्रेणी और शयनयान श्रेणी की गैर वातानुकूलित सवारी डिब्बे और 8 वातानुकूलित सवारी डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे साधारण और गैर वातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक स्थान उपलब्ध होता है। इसके अलावा अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के दौरान LHB सवारी डिब्बों के साथ चलने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में 600 से अधिक साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं। इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के स्वामित्व वाली गाड़ियों में जोड़े गए 25 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय रेल में गाड़ियों में सवारी डिब्बे जोड़ना यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन एक सतत प्रक्रिया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत धनराशि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुरेश कुमार शेटकर और इटेला राजेंद्र ने। इन सांसदों ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान PMSGMBY यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका लक्ष्य राज्य सहायता के माध्यम से 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर सुविधा का संस्थापन करना है और इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलती है। अगर हाँ, तो इस योजना के तहत अब तक पूरे किए गए पंजीकरण सहित केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सहित ब्यौरा क्या है। योजना की वर्तमान स्थिति और इसके तहत अब तक स्वीकृत या व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। उन्होंने बताया कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य सौर रूफटॉप क्षमता के हिस्से को बढ़ाना और आवासीय घरों में अपनी बिजली उत्पन्न करने में सशक्त बनाना है। इस योजना का लक्ष्य 75,021 करोड़ रुपए के परिव्यय से वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर स्थापनाओं के लक्ष्य को हासिल करना है। 2024-25 के दौरान इस योजना के लिए संशोधित अनुमान चरण में 9,600 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया। इस योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 1 करोड़ 45 लाख पंजीकरण, 26,49,000 आवेदन प्राप्त होने की सूचना है। इस योजना के अंतर्गत 28 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार रूफटॉप सौर स्थापनाओं के द्वारा 6,38,000 परिवारों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित उपभोक्ताओं को साफे के रूप में 2,864 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आकांक्षी जिलों ब्लॉकों के लिए संपूर्णता अभियान से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रोडमल नागर और नवचरण माझी ने। इन सांसदों ने योजना मंत्रालय से पूछा कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त करने के अंतर्गत लक्षित प्रमुख संकेतक क्या है। ADP यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत निर्धारित समग्र विकास लक्ष्यों में संकेतकों को किस प्रकार से योगदान मिलने की संभावना है।
पिछले 3 महीने के दौरान इन संकेतकों की प्रगति की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का क्या परिणाम रहा। इस सवाल का जवाब योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि संपूर्णता अभियान के भाग के रूप में सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक में 6 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतक चिन्हित किए गए थे। संपूर्णता अभियान में 3 महीने की अवधि के भीतर सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 6 संकेतकों को प्राथमिकता देकर एक केंद्रित और समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया। इस कार्यनीति ने एक केंद्रित प्रयास सुनिश्चित किया जिससे विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर त्वरित और वास्तविक प्रभाव पड़ा। इस केंद्रित और त्वरित दृष्टिकोण से न केवल तेजी आई बल्कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत निरंतर सुधार प्राप्त करने के लिए एक अनुकरणीय मॉडल का निर्माण भी हुआ। जुलाई से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान संपूर्णता अभियान ने प्रगति की निगरानी और अपने लक्षित संकेतकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जिलों और ब्लॉकों ने चिन्हित किए गए 6 संकेतकों को संतृप्त करने के संबंध में केंद्रीय संचरित कार्य योजनाएं तैयार की जो समन्वित प्रयासों के लिए एक रोड मैप के रूप में प्रयुक्त हुई। मासिक प्रगति ट्रैकिंग के कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की तत्क्षण पहचान हुई और समाधान संभव हुआ जिससे समय पर सुधार सुनिश्चित हुआ। सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक सरकारी सेवाओं के उपयोग में सुधार के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त जिला और ब्लॉक अधिकारियों ने डेटा सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के दौरे के माध्यम से संवर्ती निगरानी की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब बात राज्यसभा से जुड़े सवालों की। राज्यसभा से जो सवाल है वो जुड़ा है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 से। इस सवाल को पूछा है रामभाई हरजी भाई मोकरिया ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। किए गए प्रावधानों से वित्तीय अनियमितताओं पर किस प्रकार रोक लग सकेगी। इस सवाल का जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने बताया कि मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और 97वां संविधान संशोधन के उपबंधों की अंतर्दृष्टि करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम और नियम 2023 को 3/8/2023 और 4/8/2023 को अधिसूचित किया गया है। सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम के लिए संशोधन के माध्यम से कई उपबंध किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ कई जरूरी बातें शामिल हैं। बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है। सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी ओम्बड्समैन की नियुक्ति, पारदर्शिता में सुधार के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनलों द्वारा कॉन्करेंट संपरीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है। कॉन्करेंट संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं अगर कोई हो, इनका जल्द पता लग सकेगा और तत्काल सुधार किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों के 2 पैनल अधिसूचित किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक संपरीक्षण के लिए संपरीक्षकों का पैनल, 500 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक और कॉन्करेंट संपरीक्षण के लिए संपरीक्षकों का पैनल, पारदर्शिता में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समितियों के संपरीक्षण रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत किया जाना, लेखांकन और संपरीक्षण में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षण मानकों का निर्धारण, शासन और पारदर्शिता में सुधार के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णयों को शामिल करना जो सर्वसम्मति से ना लिए गए हों। केंद्र सरकार द्वारा थ्रिफ्ट और क्रेडिट का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों का निर्धारण, बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम के लिए किसी बहुराज्य सहकारी समिति का निदेशक उन विचार विमर्श में उपस्थित नहीं होगा या उन मामलों में मतदान नहीं करेगा जहां वो स्वयं या उसके परिजन हितबद्ध पक्ष हों। शासन में सुधार, बकाया की बेहतर वसूली और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लोप और करण त्रुटि की पुनरावृत्ति कहीं न हो सके, निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं।
सुरक्षित निवेश और औपनिवेशिक युग से संबंधित प्रतिभूतियों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधियों के निवेश के उपबंध को पुनः परिभाषित किया गया है। अधिक वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा गठित समितियों में ऑडिट और सदाचार समिति का गठन किया जाएगा। शासन सशक्तिकरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णय को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति भी निर्दिष्ट की गई है। अगर केंद्रीय पंजीय को ये सूचना मिलती है कि कपटपूर्ण तरीके से या किसी गैर कानूनी प्रयोजन से व्यवसाय किया जा रहा है तो वो जांच पड़ताल करा सकता है। अगर किसी बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा गलत बयानी या कपट से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात के उसके परिसमापन का उपबंध किया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों के सामूहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्कासित सदस्य के निष्कासन अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि भंडारण और खरीद गतिविधियों के लिए पहचाने गए पैक्स की संख्या और साइलो और भंडारण इकाइयों जैसे निर्मित बुनियादी ढांचे की संख्या सहित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। इस योजना के तहत पैक्स को क्या वित्तीय प्रोत्साहन या सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के प्रायोगिक परियोजना का क्या परिणाम है। इस सवाल का जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की पायलट परियोजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से 11 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान की 11 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों में पैक्स के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया गया है। निर्मित 11 गोदामों में से 3 को महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्य में पैक्स द्वारा अपने उपयोग के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में निर्मित 3 गोदामों को राज्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किराए पर लिया गया है। इसके अलावा पायलट परियोजना का विस्तार किया गया है और 21 नवंबर 2024 तक देश भर में 500 से अधिक अतिरिक्त पैक्स को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना स्कीम के अभिसरण के माध्यम से पैक्स को सब्सिडी और ब्याज अनुदान दिया जाता है। एआई योजना के तहत 2 और 5 वर्षों की ऋण चुकौती अवधि के साथ 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त एएमआई योजना के अंतर्गत भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए पैक्स को 33.33% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा एएमआई योजना के तहत पैक्स के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पूंजी लागत पर भंडारण अवसंरचना के लिए सहायता के अलावा पैक्स को सहायक अवसंरचना पर अतिरिक्त सहायता दी जाती है जो गोदाम घटक की कुल अनुमत सब्सिडी के अधिकतम 1/3 या वास्तविक राशि जो भी कम हो तक सीमित है। इस पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पैक्स में कुल 9,750 MT भंडारण क्षमता वाले 11 भंडारण गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मैथिली सहित प्राचीन भाषाओं के लिए निधियों के आवंटन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को प्राचीन भाषा घोषित किया गया है। अगर हाँ तो मैथिली सहित प्राचीन भाषाओं के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान अब तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है। मैथिली भाषा को प्राचीन भाषा घोषित किए जाने के बाद से इसके प्राचीन पहलुओं से संबंधित संवर्धनात्मक गतिविधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पर प्राचीन भाषा शब्द को मान्यता नहीं देती है। भारत सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं की जीवंतता को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि तमिल, संस्कृत, उर्दू, सिंधी और हिंदी के लिए अलग अलग समर्पित संस्थान हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन ने भारत का संविधान सहित कई महत्वपूर्ण रचनाओं का मैथिली में अनुवाद किया है। बहुभाषी ज्ञान पोर्टल भारतवाणी पर भाषा सीखने के उपकरण, विश्वकोश, पाठ्यपुस्तकें और शब्दकोश सहित 50 मैथिली संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे मैथिली सीखना और उसका उपयोग करना आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई डेटा संघ ने मैथिली के लिए व्यापक पाठ और भाषण संसाधन तैयार किए हैं, जिनमें 5.3 मिलियन से अधिक शब्द पाठ और 78 घंटे से अधिक भाषण संग्रह शामिल है। ये संसाधन शैक्षणिक और तकनीकी उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।
प्रत्येक भारतीय भाषा के लिए अलग से निधि आवंटित नहीं की जाती है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न संस्थाओं को दिए गए अनुदान का ब्यौरा भी साझा किया गया।